चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है, इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12th क्लास में, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जैसे आपको शेयर चैप्टर इजी लगा था, वैसे डिबेंचर का चैप्टर भी इजी लगेगा, राइट? प्रोवाइडेड आप पूरी क्लास अटेंड करें, प्रोवाइडेड यहाँ से जाने के बाद घर पर भी इसके सम करें। तो है क्या, कंपनी को अगर बिजनेस बड़ा करना है तो उसको चाहिए पैसा, कैपिटल। और कैपिटल आने के दो सोर्स हैं, वो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जो कि है क्या क्या, एक ओनर्स फंड और एक है बोरोड फंड। अगर ओनर्स फंड की मैं बात करूं तो कंपनी क्या मार्केट में इश्यू करती है, शेयर्स। अगर मार्केट में कंपनी शेयर्स ला रही है, कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर के पास चली जाती है, मतलब मैनेजमेंट करने का हक शेयर होल्डरों के पास चला जाता है। फायदा ये होता है कि कंपनी को कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती, सिक्योरिटी पे नहीं देनी पड़ती। दूसरा फायदा कंपनी को ये है कि हर वक्त प्रॉफिट में से कुछ पार्ट देना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है शेयर इश्यू करते। दूसरी बात, शेयर होल्डर से अगर पैसा लिया है हमने, तो शेयर्स के रूप में उनको वापस कब देंगे पैसा, जब कंपनी बंद होगी, मतलब शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते। अब डिबेंचर, बोरोड फंड में एक कॉमन तरीका है कि कंपनी क्या इश्यू करेगी मार्केट में, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में कंपनी को वोटिंग राइट देने का हक नहीं है। दैट मींस डिबेंचर होल्डर के पास वोट करने का राइट, कंपनी में मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। पर डिबेंचर से जब कंपनी को पैसा आता है, तो क्या एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है? बिल्कुल हाँ। क्या हमें मैंडेटरी है इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट हमें देना पड़ेगा, मतलब जो डिबेंचर होल्डरों की कमाई है वो एक्चुअली में कंपनी के प्रॉफिट में से उनको इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि डिबेंचर एक तरीके से कंपनी के लिए लोन की तरह ही है, जहां कंपनी को एसेट भी गिरवी रखना है, अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी देना है। दूसरी बात, डिबेंचर से जब अपन पैसा लेते हैं वो लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते, वो पैसा 3 साल 5 साल 6 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए अपन लोग डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हैं। जैसे ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, कंपनी को डिबेंचर्स को पैसा देना पड़ेगा वापस। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो कंपनी डिबेंचर जब इशू करती है, तो डिबेंचर हमेशा क्या होंगे, रिडीमेबल, मतलब जीते जी आपको डिबेंचर होल्डरों को पैसा वापस करना पड़ेगा। पर शेयर्स के केस में ऐसा नहीं था, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक शेयर होल्डरों का पैसा रिडीमेबल कंपनी में लगा रहेगा, पर डिबेंचर होल्डरों को जीते जी आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या ये इंटरेस्ट हमें टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा डिबेंचर्स पे? हाँ। अगर हमने टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर के पास है एसेट गिरवी, एसेट सिक्योर्ड है, इस पे वो लोग क्या क्रिएट कर लेते हैं, चार्ज। डिबेंचर होल्डर का कंपनी की एसेट्स पर क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज मतलब डिबेंचर होल्डर का एक तरीके से कंपनी के एसेट्स पे ओनरशिप वाला राइट आ जाएगा, अगर कल को डिबेंचर होल्डर को टाइम पर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलता। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जब कंपनी को पैसों की जरूरत है, वो बोरोड फंड के थ्रू मार्केट में इशू करेगी डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स के रूप में कंपनी में लगाएंगे पैसा, एसेट हो जाएगा गिरवी, टाइम टू टाइम कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, और इन एसेट्स पे डिबेंचर होल्डर का क्रिएट हो जाता है चार्ज। अब बात ये आ जा रही है, कंपनी है हमारी ग्वालियर में, उसकी जो एसेट्स हैं वो पड़ी हुई है भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में और साथ में ग्वालियर भी। और जो डिबेंचर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, मान लो वो है मुंबई से, मान लो उधर से पैसा आया है हमारी कंपनी के पास, भाई हमारे जैसे शेयर्स कोई भी ले सकता है, कंपनी के ऐसे डिबेंचर्स भी कोई ले सकता है। तो जब एसेट हमने गिरवी रखी हुई है और एसेट्स इतनी अलग अलग जगह पे रखी हुई है, तो डिबेंचर होल्डर इन एसेट्स की केयर कैसे करेंगे कि कहीं इन एसेट्स का मिसयूज ना कर दे कंपनी, किसी और को गिरवी रख के और लोन ना ले ले, कहीं इनके राइट्स पीछे ना हो जाए, इसलिए एक और बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और वो कौन होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज। तो तीसरी पार्टी रोल में आती है
पहली पार्टी है हमारी इशुअर जो पैसा ले रही है, दूसरी पार्टी हमारे डिबेंचर होल्डर जिन्होंने डिबेंचर्स के रूप में कंपनी में पैसा लगाया है, और तीसरी पार्टी अब हमारे बीच में आ जाती है डिबेंचर ट्रस्टीज। तो डिबेंचर ट्रस्टीज का ये रोल होता है कि क्या कंपनी इन एसेट्स का मिसयूज तो नहीं कर रही, क्या कंपनी डिबेंचर होल्डर को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट तो पे कर रही है, क्या कंपनी टाइम टू टाइम आरओसी को, आरओसी का फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पे टाइम टू टाइम डिबेंचर से रिलेटेड, एसेट चार्ज से रिलेटेड सारे फॉर्म, सारे नियम कायदे कानून का पालन कर रही है। तो ये सब चेक करने की जिम्मेदारी किसकी, डिबेंचर ट्रस्टी की। तो जब तीन पार्टी हो जा रही हैं जिसमें एक के ऊपर ऑब्लिगेशंस है कि टेक केयर करना है, तो इन तीनों के बीच में क्या बनता है, ट्रस्ट डीड। आगे मेरी बात समझ, ट्रस्ट डीड बनता है जिसमें ये तीनों पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें डिबेंचर ट्रस्टीज के ऑब्लिगेशंस और राइट्स डिसाइड हो जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम कंपनी को चेक करता रहता है, रिमाइंड करवाता रहता है कि आपको डिबेंचर होल्डर को टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिन एसेट्स पे चार्ज क्रिएट है, डिबेंचर होल्डर को अगर पैसा ना मिले तो वो इन एसेट्स को सेल करवा के या कंपनी को वाइंड अप करवाने की भी धमकी दे सकता है, तब जाके कंपनी से वो पूरा पैसा रिकवर कर लेता है। अगर मान लो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं मिल रहा, तो क्या डिबेंचर होल्डर के पास एक और ऑप्शन आ जाता है, अगर उस टाइप के डिबेंचर हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या होते हैं, अब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर नाम की क्या चीज है, एक्चुअली में डिबेंचर्स के 8 टाइप्स हैं, धीरे धीरे अपन लोग सब सीखेंगे। तो मैंने अभी आपको बात बताई है, कन्वर्टेबल डिबेंचर नाम से समझ में आ रहा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर्स में। पर कब कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, जब डिबेंचर होल्डर को प्रिंसिपल का रीपेमेंट या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं मिले। ठीक है, तो अगर कंपनी टाइम टू टाइम इनको पैसा नहीं देगी तो डिबेंचर होल्डरों के पास काफी राइट्स है, इसलिए डिबेंचर होल्डर हमेशा होते हैं फुल्ली सिक्योर। क्या होता है, फुल्ली सिक्योर। या तो इनके पास एसेट्स गिरवी है, या फिर इनके पास ऑप्शन है कि साहब डिबेंचर को ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे। और भी राइट्स हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाके कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते। तो ये मैंने आपको नॉलेज थ्योरी वाइज दी है, अभी मैंने इसमें अकाउंट्स का कुछ भी पार्ट डिस्कस नहीं किया है। तो जैसे हमने शेयर्स में अकाउंटिंग करी थी, शेयर्स में हमने जैसे एंट्री पास करी थी, वैसे ही कंपनी को जब कंपनी क्या इशू करती है डिबेंचर, तब भी वैसी ही एंट्री पास हो। तो जैसे शेयर इशू करते हैं कंपनी, मार्केट में प्रोस्पेक्टस निकालती है, लोगों को इनवाइट करती है आओ मेरे शेयर्स खरीदो, वैसे ही कंपनी डिबेंचर भी जब इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस मार्केट में लाती है और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करती है कि आओ साहब मेरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदो, हमको पैसों की जरूरत है, हमें पैसा दे दो और हम आपको बदले में 9% इंटरेस्ट देंगे। भाई बैंक में पैसा जमा करोगे 2.5-3% या एफडी बनाओगे 5.5-6% मिलेगा, हम आपको 9% देंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट का बहुत अच्छा है, आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो प्रोस्पेक्टस में लिखती है, जिससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब कंपनी के पास पैसा आता है तो वो क्या एंट्री करती होगी, डिबेंचर के रूप में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सर हम शेयर्स वाले चैप्टर में इसको लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, जहां जहां शेयर लिखते थे वहां वहां आपको डिबेंचर लिख देने का, सिंपल। दूसरी एंट्री हमारी क्या होती थी, वहां होती थी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। वहां हम लोग लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर हमें डिबेंचर का नाम लिखना पड़ेगा, जो डिबेंचर आप बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में आप दिखाते हैं वो यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। जैसे 9% रेट वाला है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 9% डिबेंचर। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, 9% डिबेंचर। ये हमारी पहली एंट्री हो गई एप्लीकेशन के रूप में जब पैसा आ रहा है। फिर हम लोग अलॉटमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। और जब हमें पैसा मिल जाएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉट। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट। तो जैसे हम शेयर्स में पहले
रिसीविंग की एंट्री करते थे, फिर ड्यू की एंट्री करते थे या ट्रांसफर करने की, सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। इसलिए मैंने अभी 10 मिनट पहले आपको पहले शेयर चैप्टर रिकॉल करवाया। ठीक है, 9%, क्योंकि हमारे डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट क्या है, 9%। जब जब डिबेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट मिलेगा तो 9% से तो मिलेगा। तीसरी हमारी ये हो गई। फर्स्ट कॉल की हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, एंड लास्ट में एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल। बताओ क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। जैसे हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे शेयर्स एट पार, मतलब जो फेस वैल्यू उतने पे इशू हो सकते हैं या फिर प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है। तो डिबेंचर में भी क्या सीन है, क्या डिबेंचर एट पार पे इशू हो सकते हैं, हाँ। क्या एट प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, हाँ। क्या एट डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, आंसर है हाँ। पर क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, नहीं। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेयर्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट। सिर्फ शेयर्स के लिए वो बात बोली गई है, डिबेंचर्स के लिए नहीं। तो मतलब डिबेंचर एट पार पर भी इशू हो सकते हैं, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए पे हमने इशू कर दिया। एट प्रीमियम पे इशू हो सकता है, मतलब हमारे डिबेंचर की इतनी डिमांड है मार्केट में कि 100 रुपए का डिबेंचर लोग बाग 105 रुपए में खरीदने के लिए रेडी है, 110 रुपए में खरीदने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि भाई उनको 9% ब्याज भी तो मिलेगा, रेडी हैं वो लोग। या फिर डिबेंचर किस पे इश्यू हो सकते हैं, एट डिस्काउंट। 100 रुपए वाला डिबेंचर हमारा 90 रुपए में लोग बाग लेने के लिए रेडी, उससे ज्यादा दे ही नहीं रहे। हमने भी कहीं ले जा, कोई बात नहीं, कम से कम 90 रुपए तो मिल रहे हैं। 5 साल के बाद जब वो रिडीम होंगे तो वापस अपन को 100 रुपए ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो शेयर्स इशू किस पर हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मैंने बात अभी करी है फिर से, डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर, डिबेंचर किस पे इशू हो सकते हैं, किस पे इशू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब इक्विटी शेयर में हमने रिडम्पशन नहीं सीखा था, क्योंकि इक्विटी शेयर वालों को कंपनी को पैसा तो ना वापस करना है। भाई बात समझो, ये है कंपनी, कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी ने शेयर्स के रूप में पैसा ले लिया। अब ये पैसा कंपनी में लगा रहेगा जब तक कंपनी चलती रहेगी। जब कंपनी वाइंड अप होती है तब ये पैसा वापस देगी जो शेयर्स के रूप में लिया था इक्विटी शेयर से, ठीक है। या फिर कंपनी के पास मान लो इतना पैसा आ गया, अब इक्विटी शेयर वालों की जरूरत ही नहीं है, तो उनसे वो अपने शेयर वापस ले रही है, जिसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दो ही केस में पैसा वापस मिलेगा कंपनी से, एक या तो वाइंड अप के वक्त, दूसरा जब कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद ले। मतलब आज मैंने, सुजल ने, दृष्टि ने मिलकर कंपनी खोली, हमको और पैसों की जरूरत थी, हमने तुम लोगों को शेयर्स पकड़ाए, कार्तिक ने शेयर्स खरीदे, भूमि ने शेयर्स खरीदे। अब 3-4 साल बाद जब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा आ गया और हमें इन लोगों की पैसों की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों ने, ओनर्स लोगों ने, प्रमोटर लोगों ने क्या किया, इनके शेयर्स वापस से बायबैक कर लिए, इनको पैसा देके कंपनी से भगा दिया। तो बायबैक के वक्त या तो शेयर होल्डरों को पैसा मिल जाएगा या फिर वाइंड अप के वक्त। पर अगर कंपनी ने डिबेंचर्स के रूप में पैसा लिया है तो भाई जीते जी आपको वापस तो करना पड़ेगा। मतलब 3 साल, 5 साल या 10 साल, जितने साल के लिए भी आपने डिबेंचर से पैसा लिया है, उनको वो मेच्योरिटी पीरियड पे, या तो या मान लेते हैं अपन 3 साल के लिए लिया था, तो 3 साल के अंदर, 3 साल मतलब तीसरे साल पर कंपनी को ये पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस। इसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो क्या शेयर्स के लिए ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि इक्विटी शेयर्स के लिए, नहीं, ठीक है। इक्विटी शेयर के लिए आप रिडम्पशन वर्ड नहीं यूज करेंगे। कंपनी पैसा वापस कब देगी, या तो वाइंड अप या बायबैक के वक्त। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो मैक्सिमम कितने साल के लिए आता है, सिर्फ 20 साल के लिए पैसा ले सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें शेयर्स वाले चैप्टर में। और किसी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में 30 साल भी हो सकता है। सही सुन रहे हैं आप लोग। अगर कंपनी एक में लिखा है कि कंपनी ने पैसा प्रेफरेंस शेयर से उठाया है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो 20 साल की जगह 30 साल भी हो सकता है मैक्सिमम।
पर नॉर्मली आप प्रेफरेंस शेयर से 20 साल से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, एक्सेप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पर इक्विटी शेयर से तो पैसा लगा रहेगा जीवन भर, जब तक कंपनी की सांसें चल रही हैं। पर डिबेंचर के लिए तो आपको पहले इशू करते वक्त ही बताना पड़ता है कि कितने साल के लिए अपन पैसा ले रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो अगर मैंने 2020 में डिबेंचर्स को इशू किया था, तो 2023 में मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिडीम। तो इशू कर सकते हैं अपन किस तरीके से, या तो एट पार, या एट प्रीमियम, या एट डिस्काउंट। मतलब 100 रुपए का अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो वो 100 रुपए का भी इशू कर सकता हूँ, 110 रुपए का भी कर सकता हूँ, 90 रुपए का भी कर सकता हूँ। मेरे डिबेंचर्स की अगर मार्केट में बहुत डिमांड है, तो मैं उसको महंगा करके भी इशू कर सकता हूँ। पर बात आ जा रही है अब रिडीम की, कि 100 रुपए का डिबेंचर 3 साल के बाद जब रिडीम करना पड़ेगा, तो रिडीम पे क्या क्या हो सकता है वो, एट पार, मतलब 100 रुपए का लिया था और 3 साल के बाद कंपनी 100 रुपए ही वापस कर रही है। 3 साल में वो ब्याज दे रही है, वो अलग प्रॉफिट है डिवेंचर होल्डरों वालों का। इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अलग प्रॉफिट है, उसको नहीं मैं सीन में ले रहा हूं। मैं तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं कि कंपनी ने 3 साल के लिए डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपए के, और रिडीम भी क्या कर रही है, एट पार, ठीक है। या फिर कंपनी रिडीम कर रही है एट प्रीमियम, कंपनी ने लिए तो 100 रुपए के डिवेंचर थे, पर रिडीम कर रही है 105, कि आज तुम मेरे को 100 रुपए दो, ऐसा 2020 में कह रही है, और 2030 में मेरे से 105 रुपए ले जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? एट डिस्काउंट भी हो सकता है रिडीम, कि तुम 2020 में मेरे को 100 रुपए दो और 2023 में मेरे से 90 रुपए ले जाओ। कोई उल्लू ही होगा ना जो ऐसे एग्रीमेंट में हाँ कर दे। अपन तो नहीं है, अपन तो समझदार है। तो डिबेंचर रिडीम डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। इशू हो सकते हैं कि 100 रुपए की चीज मैं 90 रुपए में बेच रहा हूं, और 3 साल के बाद वापस 100 रुपए में तुमसे खरीद लूंगा, वो पॉसिबल है। बस 100 रुपए की चीज 2020 में मैं बेच रहा हूं, और 3 साल के बाद उसको 90 में वापस खरीदूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट कैन नॉट बी रिडीम एट क्या, रिडीम एट डिस्काउंट। जल्दी से इन बातों को नोट करो। सर शेयर्स के बारे में बता। अरे शेयर्स तो जब इशू ही नहीं होता डिस्काउंट पे, रिडीम वर्ड तो हम वैसे ही यूज नहीं करते इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर तो रिडीम होते ही नहीं है। सिर्फ दो ही केस है उसके, बाइंड अप और बायबैक। जल्दी से बातें लेके आए। इसके बाद हम वापस से करेंगे हमारी जनरल एंट्री। तो मैं थ्योरी इसलिए क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में थ्योरी क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सारी चीज आपकी कवर अप कर दूंगा।